नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मेरठ की है। मेरठ में एक इलाका है जिसका नाम है दौराला। इसी के अंदर एक लोहिया नाम का गांव आता है। ये जो घटना है 2019 की है। 13 जून की सुबह गांव के एक व्यक्ति ईश्वर पंडित रोज की तरह अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गन्ने के खेत से एक गली का कुत्ता कुछ अजीब चीज मुंह में दबाए हुए इधर उधर घूम रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ था। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि ईश्वर पंडित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहे हैं वो सच है। तुरंत उन्होंने आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को आवाज लगाई और उन्हें बुलाया। मामला गंभीर था, इसलिए किसी ने तुरंत पुलिस को फोन भी कर दिया। सूचना मिलते ही दौराला पुलिस मौके पर पहुंची। देखते ही देखते गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई हैरान और डरा हुआ था, क्योंकि इंसान का हाथ यूं कुत्ते के मुंह में होना किसी घटना की ओर इशारा कर रहा था। हाथ पर मिट्टी लगी हुई थी और वो काफी हद तक सड़ चुका था, जिससे साफ लग रहा था कि कुत्ते ने उसे कहीं से खोद कर निकाला है। अब पुलिस के लिए ये मामला और पेचीदा हो गया। सबसे पहले पुलिस ने सोचा कि कहीं कुत्ते ने किसी कब्र को खोदकर ये हाथ तो नहीं निकाला, इसलिए कुछ पुलिस वालों को कब्रिस्तान की ओर जांच करने के लिए भेजा गया। इसके साथ ही खेतों की भी तलाशी शुरू की गई, ताकि पता चल सके कि ये हाथ कहां से आया है। पुलिस को यह डर सता रहा था कि अगर ये हाथ कुत्ते ने किसी इंसान के शव से निकाला है तो वहां पर शरीर के बाकी हिस्से भी हो सकते हैं। खेतों की तलाशी के दौरान कुछ ही दूर गन्ने के एक खेत के किनारे पुलिस को वो चीज भी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। पुलिस अब ये मानकर चल रही थी कि कुत्ते ने अपनी सूंघने की ताकत से उसे ढूंढ निकाला हो। पुलिस ने तुरंत कुछ खुदाई कर्मचारियों को मौके पर बुलाया, ताकि उस गड्ढे की खुदाई की जा सके जहां से कुत्ते ने इंसानी हाथ निकाला था। पुलिस का अंदेशा सही निकला। जब खुदाई शुरू हुई तो कुछ ही देर बाद गड्ढे के अंदर से एक शव बरामद हुआ। जैसे ही लोगों ने उस शव को देखा, एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी फैल गई, क्योंकि ये कोई साधारण शव नहीं था। शव का सर गायब था और दोनों बाह भी नहीं थी। ये नग्न अवस्था में था। शव को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि यह किसी महिला का शव हो सकता है, लेकिन पूरी स्थिति इतनी विचलित करने वाली थी कि लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। पुलिस ने तुरंत सबको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया, साथ ही उस हाथ को भी जिसे कुत्ते ने कहीं से खोज कर निकाला था। पुलिस अब इस बात की भी छानबीन में लगी थी कि कहीं और भी कोई हिस्सा तो नहीं मिला, और सबसे महत्वपूर्ण था कि शव की पहचान कैसे की जाए। बिना सर के उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सामने आया कि ये शव किसी 20 से 25 साल के नौजवान लड़की का है। उसके सिर और हाथों को किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था। पूरे गांव में ये घटना आग की तरह फैल गई और लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया। अब सवाल ये था कि ये शव गन्ने के खेत में कैसे आया। पुलिस ने तुरंत उस खेत के मालिक का पता लगाया। गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि वो खेत अहमद नाम के व्यक्ति का था, जो उसी गांव के निवासी और ईश्वर पंडित के पड़ोसी थे, जिन्होंने सबसे पहले कुत्ते को इंसानी हाथ के साथ देखा था। मेरठ पुलिस की एक टीम अहमद के घर पहुंची और वहां के सदस्यों से पूछताछ की, लेकिन अहमद और उसके परिवार ने ये दावा किया कि उन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे खुद हैरान थे कि उनके खेत में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए और मामले की आगे जांच जारी रखी। मेरठ पुलिस के लिए ये केस लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। शव की पहचान न होने के कारण मामले की जांच और भी कठिन हो गई थी। गांव में जितने भी लोग थे, खासकर जो यहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति थे, जैसे सरपंच और अन्य प्रमुख लोग, सभी से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस का मकसद ये जानने का था कि क्या गांव या आसपास के किसी इलाके से कोई लड़की लापता है या किसी की मृत्यु हुई है। इसलिए पुलिस ने सिर्फ लोहिया गांव ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांव में पूछताछ शुरू कर दी। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें समय लग रहा था। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। उस कटी हुई बांह पर एक टैटू मिला था, जिसमें अमन नाम गोदा हुआ था। अब सवाल था, अमन कौन है और यह टैटू एक लड़की की बांह पर क्यों गुदवाया गया था, क्योंकि ये तय हो चुका था कि शव एक महिला का है। पुलिस ने गांव के लोगों से अमन नाम के किसी लड़के के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी,
लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। किसी भी गांव से कोई भी नौजवान लड़की लापता नहीं थी। मामला साफ था कि ये कत्ल का केस था, पर पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हत्या किसने और क्यों की होगी। इलाके के एसएसपी इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी यह जांच की, ताकि यह पता चल सके कि हाल के दिनों में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। मगर यहाँ से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। अब एसएसपी और उनकी टीम को हर एंगल से इस मामले की जांच करनी थी। यह समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर किस कारण से इस लड़की की हत्या की गई होगी। पुलिस ने गांव में यह भी पता किया कि क्या किसी परिवार में जमीनी विवाद के चलते झगड़ा चल रहा है, क्योंकि कई बार जमीनी विवाद में भी हत्या हो जाती है। कुछ मामलों में जमीनी झगड़े जरूर थे, लेकिन उन परिवारों से कोई लड़की गायब नहीं थी और न ही उनके परिवारों में कोई अमन नाम का लड़का था। प्रॉपर्टी विवाद का एंगल भी खत्म हो गया। अब पुलिस ने सोचा कि शायद यह मामला प्यार मोहब्बत का हो सकता है। हो सकता है लड़की और अमन के बीच किसी प्रकार का संबंध रहा हो, लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी। लूटपाट की संभावना भी खत्म हो गई, क्योंकि अगर लूटपाट हुई होती तो लुटेरे लड़की के सामान को लेकर फरार हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा लूट के दौरान विरोध करने पर लड़की को मारा जा सकता था, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग था। लड़की का शव जमीन में दफन मिला था और उसका सर और बाहें काटी गई थी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस की जांच में अब यह प्यार और मोहब्बत का मामला लग रहा था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। हर दिन बीतने के साथ मामला और उलझता जा रहा था। लड़की का शव हॉस्पिटल में रखा हुआ था, लेकिन महीनों गुजरने के बावजूद कोई भी उसे क्लेम करने नहीं आया। इस वजह से पुलिस ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन पुलिस और डॉक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सबसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सैंपल प्रिजर्व कर लिए थे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि भविष्य में इनकी जरूरत पड़ सकती है। इस घटना को लगभग 1 साल बीत चुका था, लेकिन अब तक सबकी पहचान नहीं हो पाई थी। केस में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही थी, जिससे पुलिस की जांच में रुचि कम नहीं हुई, बल्कि एसएसपी और उनकी टीम ने नए तरीकों से जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। एसएसपी के दिमाग में एक नई योजना आई, जिसमें उन्होंने लोहिया गांव और आसपास के इलाकों से बाहर काम करने वाले सभी लड़कों की पूरी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। पुलिस ने ये पता लगाने का फैसला किया कि कौन कौन से परिवार के लड़के फिलहाल गांव से बाहर काम कर रहे हैं, कौन कहाँ काम कर रहा है, उनका संपर्क नंबर क्या है और वह किस राज्य में रह रहे हैं। इन सभी की जानकारी जुटाई गई। इसके साथ ही यह भी जांचा गया कि उन इलाकों के पुलिस थानों में कितनी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है, खासकर 20 से 25 साल की उम्र के आसपास की लड़कियों की। पुलिस का यह कदम बेहद थकाऊ और मेहनत से भरा था, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद उनके पास एक लंबी लिस्ट तैयार हुई। इस लिस्ट में कई लड़कों के नाम सामने आए, जिनमें कुछ हरियाणा में थे, कुछ पंजाब में, कुछ हिमाचल प्रदेश में और कुछ दिल्ली में काम कर रहे थे। अब पुलिस ने यह भी पता किया कि यह लड़के अपने घर कितनी बार आते हैं, घर पर कितनी बार कॉल करते हैं और उनके फोन नंबर और सिम कार्ड किस राज्य के हैं। पुलिस ने इन सभी जानकारियों को बारीकी से इकट्ठा किया, जिसमें वो लड़कों की पूरी कुंडली निकाल सके। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके सभी लड़कों से पूछताछ करना शुरू किया। मेरठ पुलिस ने उनके क्षेत्र के पुलिस थानों में जाकर वहां की मिसिंग रिपोर्ट्स को देखा, जांच की और उनकी गहन छानबीन की। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इस केस का सुराग मिल जाए। जून 2019 में मेरठ के लोहिया गांव के गन्ने के खेत में एक महिला का कटा हुआ शव मिला था। अब मई 2020 आते आते पुलिस की टीम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तक अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। यहाँ भी कुछ लड़के रह रहे थे, जिनकी छानबीन मेरठ पुलिस ने की। कांगड़ा के देहरा पुलिस स्टेशन में कुल 20 मिसिंग केस सामने आए, जिनमें से कुछ लड़कियों और कुछ लड़कों के थे। पुलिस ने 20 से 25 साल की उम्र के आसपास की मिसिंग रिपोर्ट को फिल्टर किया और 2 लड़कियां मिलीं, जिनका नाम शामली और एकता था। हालांकि दोनों अलग अलग जगह से मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनमें से एक लड़की थी एकता देसवाल। एकता की उम्र लगभग 19 साल की थी। उसकी मिसिंग रिपोर्ट उसके माता पिता ने मई 2019 में दर्ज करवाई थी,
यानी ठीक 1 साल पहले एकता के माता पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ घर से भाग गई थी। भागते समय वह 15 तोले सोने के गहने यानी कुल मिलाकर लगभग 25 लाख रुपए का सामान लेकर गई थी। अब पुलिस की जांच का रुख एकता देसवाल की ओर मुड़ गया। पुलिस को शक था कि कहीं लोहिया गांव के गन्ने के खेत में मिला हुआ शव इसी एकता का तो नहीं है, क्योंकि उम्र और मिसिंग की टाइमिंग भी लगभग एक जैसी थी। जब पुलिस ने एकता देसवाल के माता पिता से और गहराई से बातचीत की तो उन्हें उस लड़के का नाम पता चला जिसके साथ एकता भागी थी, अमन। एकता के माता पिता का कहना था कि अमन ने उनकी बेटी पर ऐसा असर डाला था कि अपने पूरे परिवार के खिलाफ हो गई और बड़ी मात्रा में गहने और पैसे लेकर घर से भाग गई। एकता के घर से भागने के बाद उनकी मां ने कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। अमन ने फोन उठाया था और जब मां ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उनकी बेटी को नहीं छोड़ा तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगी, तो इसके बाद अमन ने भी कॉल उठाना बंद कर दिया। पुलिस को यह एक अहम सुराग मिला। उन्हें याद आया कि उस कटे हुए हाथ पर भी अमन नाम का टैटू था, जिससे एकता और अमन के बीच का संबंध साफ हो गया। इसके बाद पुलिस ने एकता की मां का डीएनए सैंपल लिया और उसकी तुलना उस सब से की जो खेत से मिला था, जो सबके सैंपल पहले से ही संरक्षित थे। पुलिस ने दोनों सैंपल का डीएनए मिलान किया। डीएनए परीक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सब एकता देसवाल का ही था, क्योंकि डीएनए 100% मैच कर गया था। इस तरह पुलिस ने उस कटे हुए शव की पहचान कर ली जो महीनों तक अज्ञात था, और यह भी साफ हुआ कि अमन इस मामले में एक अहम कड़ी हो सकता है। पुलिस ने जब एकता के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी का शव मेरठ के लोहिया गांव में मिला है और डीएनए टेस्ट से इसकी पुष्टि हो चुकी है, तो शुरुआत में माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अनुसार उनकी बेटी अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर सक्रिय रहती थी और नियमित रूप से अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलती थी। इससे उन्हें यह तसल्ली होती थी कि वह जहां भी है ठीक है। हालांकि पुलिस ने फिर एकता की मां से अमन का फोन नंबर लिया और उसकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि अमन का नंबर मेरठ का है, लेकिन वह लुधियाना में सक्रिय था। पुलिस ने मोबाइल टावर की लोकेशन का पता लगाया और धीरे धीरे अमन तक पहुंच गई। उसे पकड़कर दौराला थाने लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में अमन इधर उधर की बातें बनाने लगा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस पर सख्ती की तो वह टूट गया और उसने सच्चाई कबूल कर ली। एकता देसवाल की हत्या में उसका ही हाथ था और वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसका पूरा परिवार शामिल था। उसका पिता, भाई, भाभी और उसके दोस्त, कुल मिलाकर 6 लोगों ने मिलकर 19 साल की एकता का कत्ल किया था। पुलिस ने उसके पूरे परिवार और दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सभी ने मिलकर एक कहानी बतानी शुरू की। वह कहानी यूं थी। अमन मेरठ के लोहिया गांव का निवासी था। वह केवल 10वीं तक ही पढ़ा हुआ था। इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। आगे वह कोई काम धंधा करने के लिए लुधियाना चला गया। वहीं पर यह ताबीज की दुकान पर हेल्पर के तौर पर काम करने लगता है। यह दुकान दिलसाद नाम की शख्स की थी जो झाड़ फूंक की दुकान चलाता था। दिलसाद के पास रहकर तांत्रिक क्रिया करने लगा। साथ में यह जादू और तंत्र मंत्र की चीज भी करता था। इन्हीं कारणों की वजह से एकता की मां ने उस दिन पुलिस से कहा था कि उनकी बेटी के ऊपर उस लड़के ने जादू कर दिया था, उसको वश में कर लिया था। एकता उस समय खालसा कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ पिता का हाथ बटाने के लिए पार्ट टाइम जॉब के रूप में विभिन्न कंपनियों के लिए इवेंट भी करती थी। साल 2019 की शुरुआती महीनों में बीमार रहने लगी। एकता को कुछ प्रॉब्लम थी। किसी चीज की एलर्जी होने लगी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वह वहीं लुधियाना बस अड्डे के पास ही तांत्रिक की दुकान चलाने वाले दिलसाद के पास गई, जहां से अमन की उस पर निगाह पड़ी। अगर देखा जाए कि एकता को कोई प्रॉब्लम थी, कोई एलर्जी थी, तो उसे अपने माता पिता को बताना चाहिए था। शायद वह उसको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते। यहाँ पर अमन और एकता की पहली मुलाकात होती है। लुधियाना के बस स्टैंड के पास ही दुकान थी और एकता भी किसी इवेंट के सिलसिले में वहीं पर आती जाती थी और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वह एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी फॉलो करने लगे और वहीं से उनकी बातचीत और बढ़ गई। समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। एकता कॉलेज का बहाना बनाकर अमन से मिलने भी जाती थी। शुरुआत में एकता के माता पिता को
उसके और अमन के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें अमन के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। वैसे अमन अपनी हाथ में कलावा भी पहनता था। एकता के माता पिता को अमन पसंद नहीं आया, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास कोई ढंग की नौकरी या स्थिरता नहीं थी। अमन ठीक से सेटल भी नहीं था, इसीलिए उसके माता पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया। एकता की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, ये कहकर कि उनकी बेटी अभी कम उम्र की है और उसे अमन से दूर रहने को कहा। लेकिन एकता अमन के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानी। वह लगातार अमन से मिलती रही और अपने दोनों हाथों पर अमन के नाम का भी टैटू बनवा लिया था, जिससे उसका जुनून और स्पष्ट हो गया। लुधियाना में जिस दिलसाद की दुकान में अमन तंत्र किया करता था, वहां उसका झगड़ा हो गया। इसके बाद वह लुधियाना से हरियाणा के करनाल में शिफ्ट हो गया। करनाल में अपनी खुद की दुकान खोलता है। उसने फिर एकता को नौकरी देने का लालच देकर अपने पास बुलाया। करीब 3 महीने तक एकता करनाल में अमन के साथ रही, लेकिन इस दौरान उसका अपने माता पिता से संपर्क बना रहा। इसके बाद अमन ने एकता को बिजनेस बढ़ाने या नए काम के लिए घर से ज्वेलरी लाने के लिए कहा। एकता ने चोरी छुपे अपने घर से करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी ली और अमन के पास चली गई। ऐसा लगता है कि अमन को पहले से ही इस योजना की भनक थी और उसने इसे अंजाम देने के लिए एकता का इस्तेमाल किया। जिस वक्त एकता लापता हुई, उस समय सभी परिजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित अपने दूसरे घर पर थे। इसलिए परिजनों ने कांगड़ा के देहरा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ वक्त यहाँ रहने के बाद 5 जून 2019 को अमन ईद वाले दिन एकता को लेकर मेरठ के लोहिया गांव में घर पहुंचा। एकता यहाँ पर सबसे मिलती है, मगर यहाँ पर लोगों के पहनावे, उनकी वेशभूषा, उनके बात करने के तरीके, उनके रहने के तरीके, इन सबको देखकर एकता को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिसके साथ उसने प्यार किया, जिसके नाम का टैटू बनवाया, जिसके लिए अपने घर वालों को, अपने माता पिता को धोखा देकर उनके पैसे और गहने चोरी करके यहाँ पर आई, वह अमन नहीं था। इसका असली नाम मोहम्मद साकिब अहमद था। साकिब ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एकता से प्यार का नाटक किया था। इसी बात को लेकर एकता साकिब से झगड़ा करने लगी कि ऐसे कैसे वो धोखा दे सकता है, झूठ क्यों बोला। दोनों में दिन भर लड़ाई होती है। एकता बहुत दुखी थी और गुस्सा भी थी। साकिब पूरे परिवार को घुमाने की बात कहकर घर से बाहर ले गया। साकिब के साथ में पिता मुस्किन, भाई मुसर्रत व भाभी रेशमा इस्मत शामिल थे और साथ ही गांव का दोस्त अयान भी था। रास्ते में एकता को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसे पीने के बाद एकता बेहोश हो जाती है। फिर उसको सीधे गन्ने के खेत में ले जाते हैं। गांव का तो आपको पता ही है कि सूरज ढलने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है, इसीलिए उन्होंने कत्ल का टाइम रात का चुना। बेहोशी के बाद एकता को खेत में ले जाया गया। खेत में ले जाकर रेशमा इस्मत ने उसके कपड़े उतारे। इसके बाद अमन ने उसका सर व दोनों हाथ काट दिए। हाथ इसलिए काटा क्योंकि उस पर अमन लिखा था। कपड़े इसलिए उतारे ताकि पहचान ना हो पाए। सबको खेत में दबाकर उस पर नमक डाल दिया, जिससे लाश जल्दी से गल जाए। पैर और सर को गांव के तालाब में फेंक दिया था। पूरा परिवार इसमें शामिल था। यह सारी चीज करने के बाद साकिब वापस लुधियाना चला गया। बाकी घर वाले भी अपने नॉर्मल काम में लग गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। साकिब के पास एकता का फोन था, जिसमें फेसबुक यूज करता, व्हाट्सएप के डीपी चेंज करता, ताकि घर वालों को लगे कि उनकी बेटी सही सलामत है, ठीक ठाक है। जब एकता के माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी भाग गई है, तो उन्होंने कांगड़ा के देहरा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पूरा परिवार पुलिस के हिरासत में था। पुलिस ने जब एकता की मां को साल भर हुई हत्या और मुख्य आरोपी साकिब समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार करने की खबर दी, तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने वहीं उठकर साकिब पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। एकता के मामा भी खुद को रोक नहीं सके, उन्होंने भी 2-4 थप्पड़ दी। लगातार अपना आक्रोश तो व्यक्त किया, लेकिन अंदर से इस घटना का सारा सच जानकर वह हिल गए। 1 जून को जब साकिब को हत्या की जगह पर ले जाने जाया लगा, तो उसने एक कांस्टेबल की पिस्तौल छीनी और रास्ते में पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में साकिब को गोली लगी।
साथ ही एक कांस्टेबल को भी गोली लगी। साकिब के पैर में 4 गोली लगने के बाद साकिब और कांस्टेबल दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। पुलिस को एकता का फोन, गहने, कत्ल में यूज हथियार, फावड़ा सब कुछ बरामद हो गया। अगर 13 जून 2019 को वह कुत्ता इंसानी हाथ लेकर खेत में ना घूम रहा होता तो इस भयावह मामले का पर्दाफाश शायद कभी ना होता और यह केस आज भी दफन रह जाता। एकता की हत्या के बाद साकिब और उसके परिवार ने बड़ी चालाकी से उसकी पहचान मिटाने और सबूत छुपाने की कोशिश की थी। अगर यह सहयोग ना होता तो पुलिस को कभी शायद इस मामले का सुराग कभी नहीं मिलता और एकता का परिवार आज भी अंधेरे में होता। यह अपराध 2019 में हुआ था, लेकिन मेरठ पुलिस को इस केस को सुलझाने में 1 साल का समय लग गया। यह मामला फिलहाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM की अदालत में था। साकिब का दावा है कि उसे जबरदस्ती कबूलनामा करवाया गया था। मामले की पहली आरोपी इस्मत को जमानत पहले ही मिल चुकी थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2020 को उसे जमानत दे दी। जमानत के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि इस्मत का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पुलिस की ओर से उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या बरामदी पेश नहीं की गई थी। इसी आधार पर दूसरे आरोपी मुसर्रत को भी जमानत मिली और 3 सितंबर 2020 को उच्च न्यायालय ने मुस्ताकिम को भी जमानत दे दी। अदालत ने सभी मामलों में यही पाया कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और पुलिस द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका जिस पर उन्हें जेल में रखा जाए। मुख्य आरोपी साकिब की जमानत याचिका प्रयागराज हाई कोर्ट के जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने 13 जनवरी 2021 को सुनी। साकिब के वकील ने अदालत में तर्क किया कि एकता ने स्वेच्छा से साकिब के साथ भागकर शादी की थी और वह उसके साथ खुशी खुशी रह रही थी। वकील ने यह भी दावा किया कि साकिब का कबूलनामा पुलिस के दबाव में लिया गया था। अदालत ने इस मामले में पाया कि पुलिस के पास साकिब का कोई जेल में रखने के लिए ठोस सबूत मौजूद नहीं था जिसके आधार पर उसे जेल में रखा जा सके। इस आधार पर अदालत ने साकिब को जमानत दे दी। साकिब की जमानत के बाद बाकी 5 आरोपियों को भी अलग अलग तारीखों पर जमानत मिल गई। सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। अदालत में केस चल रहा है। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश लेना चाहिए कि अपराध और हिंसा का कोई धर्म, जाति या समुदाय नहीं होता। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या पृष्ठभूमि से हो, गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। हत्या, धोखा और क्रूरता जैसे अपराध इंसानियत के खिलाफ हैं और इनका कोई धर्म नहीं होता। इस घटना में धर्म की जगह इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी के धर्म के आधार पर पूरे समुदाय को दोषी ठहराना गलत है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि अपराधी का काम उसकी व्यक्तिगत सोच और कर्म का परिणाम होता है, न कि उसके धर्म का। इसलिए इस घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि इंसानियत और नैतिकता सबसे ऊपर है। हमें एकजुट रहकर ऐसे अपराधों की निंदा करनी चाहिए और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए ताकि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव या नफरत ना फैले। पुलिस ने अपनी तरफ से केस को अच्छी तरह से सुलझाने की कोशिश की, सबूत इकट्ठा किया और गवाहों के बयान दर्ज किया, लेकिन कोर्ट में मामला कुछ अलग दिशा में गया। कोर्ट में न्याय की प्रक्रिया जटिल हो सकती है और कई बार महत्वपूर्ण सबूत की कमी या गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने से मामला कमजोर हो जाता है। इसके अलावा अगर आरोपी के पास अच्छे वकील हैं तो वह तकनीकी कर्म से मामले को लंबा खींच सकते हैं या आरोपी बच सकते हैं। स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय सभी पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय ले। अदालत का कार्य न केवल साक्ष्य के आधार पर न्याय करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो आरोपी हो या पीड़िता। इस मामले में यदि कोर्ट ने सही दिशा में विचार नहीं किया तो यह समाज में असंतोष और अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसलिए हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए कि न्यायालय सच्चाई और न्याय के लिए सही निर्णय करेगा और समाज में विश्वास बनाए रखेगा। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है। धन्यवाद।